लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी लेसन नंबर 4 भौतिक मापन की, जिसमें हम मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितनी मूल राशियां हैं, कितने मूल मात्रक हैं। आज हम लेसन नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम इस बात को समझेंगे कि आप देखते हो कि कोई भी जब चलता है तो हम बोल देते हैं वो गति में है, या हम बोल देते हैं वो विरामावस्था में है, या हम बोल देते हैं कि एक विमीय गति यानी यूनि डायमेंशन में चल रहा है, द्विविमीय डाई डायमेंशन में, या त्रिविमीय ट्राई डायमेंशन में चल रहा है। तो ये सारी बलाएं हैं क्या, गति है क्या, मोशन है क्या? तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। नहीं ऐसा किया है आपने, गलती से नहीं किया है या किसी कारण से नहीं किया, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। तो क्वेश्चन बनता है गति क्या होती है? गति मीन मोशन। कभी भी जब हम गति करते हैं तो वहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कभी भी हम किसी भी चीज का उदाहरण लिए बिना नहीं कह सकते कि वो उसने गति की। जैसे आपने कहा कि मैं लखनऊ से आ रहा हूं, तो क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे कह सकते हो कि आप लखनऊ से आ रहे हो, यानी आप मोशन में हो। तो हम बोलते हैं कि देखो अभी लखनऊ हमसे 90 किलोमीटर दूर था, अब लखनऊ हमारे एकदम पास में है, यानी मैं पहुंच गया हूँ। लखनऊ मुझसे दूर हो गया यानी मैं लखनऊ से दूर चला गया हूँ। यानी कि मैं किसी चीज से कंपेयर करता हूँ। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप रहीम के घर के पास में थे और अब आप राम के घर के पास आ गए हैं। तो अगर आप बोलो कि सर मैं तो मोशन में था, मैं आपसे बोलूँ नहीं मुझे तो नहीं लगता आप मोशन में थे, तो आप खट से एग्जाम्पल दो, सर अभी थोड़ी देर पहले मैं रहीम के घर के पास था, अब सर देखिए अपने घर के पास आ गया या राम के घर के पास आ गया, तो सर बिना चले में आ गया। तो यहाँ पर आपने रहीम का घर या राम का घर या हॉस्पिटल, मैदान, जिसका भी एग्जाम्पल लिया है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही है निर्देश तंत्र, यानी आपने किसी के बिहाफ पर एग्जाम्पल ले करके इस बात को प्रूव किया है कि आप मोशन में थे, यानी आप गति कर रहे थे। तो अगर हम गति यानी मोशन की बात करें तो किसी पिंड मीन ऑब्जेक्ट होता है, फिलहाल आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं बीटीसी, किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति का मतलब वो कहीं पर था, एक स्थान आ गया, कहीं पर आ गया है, दूसरा स्थान आ गया, तो इन दोनों स्थानों के बीच में वो चला है, इसलिए वो कैसा था? मोशन में था। इन दोनों स्थानों को हटा दीजिए, आप मोशन में नहीं हो। क्यों? स्थिति का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्थिति का परिवर्तन के आधार पर गति। तो गति के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि किसी भी चीज की तुलना में जब आप एक्सप्लेन करते हो कि अभी मैं वहां था, अब यहाँ, जैसे आपने कहा कि मैं बाजार हो आया हूँ, तो मैं पूछूं कैसे, तो आप बोलोगे सर मेरे जेब में, जो मेरे झोले में सब्जी है, मैं बाजार से लेकर के आया हूँ, यानी मैं था कहाँ? बाजार में। अब कहाँ हूँ? अपने घर पर, यानी गति हुई। समझ पा रहे हैं बात को? मैं लखनऊ पहुंच गया, कैसे मान लूंगा आप पहुंच गए? क्योंकि सर मैं फैजाबाद में था, अब सर लखनऊ में हूँ, तो क्या बिना चले पहुंच गया? यानी मोशन हुआ। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपने 3 अक्ष पढ़े होंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यानी कि 3 ही तरह की विमाएं होती हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है, 1 2 3। पहली होती है एक विमीय गति। एक विमीय यानी 1 डायमेंशन मोशन, यानी हम किसी एक्स वाई जेड में से किसी एक एक्सिस पे चलेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो ऐसा होता है सरल रेखा में गति। जैसे हम किसी सरल रेखा में चले जा रहे हैं तो हम किधर मोशन कर रहे हैं? एक अक्ष की ओर। क्लियर? लेकिन अगर हम किसी भी दिशा में, जैसे मान लीजिए समतल गति कर रहे हैं, समतल मैदान में गति कर रहे हैं, तो किसी समतल मैदान में हम 2 तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, एक उसकी लंबाई में, दूसरा उसकी चौड़ाई में। तो ऐसी कंडीशन में हम कितने विमाओं में चल रहे हैं, कितने डायरेक्शन में चल रहे हैं? 2 डायरेक्शन में। तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है समतल में गति। लेकिन अगर हम x, y, z तीनों एक्सिस में गति कर रहे हैं तो ऐसी गति को त्रिविमीय यानी ट्राई डायमेंशन मोशन गति कहते हैं। पर ऐसा आकाश में होता है। जब हम आकाश में जाते हैं तो ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं, यानी कि तीनों दिशाओं में, तीनों विमाओं में, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में हम मोशन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक यानी एक्स वाई जेड के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर गति कितने प्रकार की होती है, इसकी स्टडी करते हैं।
जो गति यानी मोशन होता है वो 7 प्रकार का होता है। वन बाय वन हम इन सब की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला मोशन होता है वो होता है रेखीय, इंग्लिश में ट्रांसलेटरी मोशन, या आप बोल सकते हो कि स्थानांतरण गति, जिसमें कि चेंज ऑफ प्लेस होता रहे। तो रेखीय स्थानांतरण गति, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। स्थानांतरण, स्थान का अंतरण यानी चेंज ऑफ प्लेस, यहाँ पर स्थान जरूर बदलना चाहिए। तो इसमें पिंड सरल रेखा में, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, पिंड सरल रेखा में तथा पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से गति करता है। यानी एक स्पीड से अगर हम कहीं जा रहे हैं एक रेखा में, जैसे हम बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ऐसी गतियों को हम रेखीय या स्थानांतरण गति कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थान का परिवर्तन होता है। थे हम घर पर, अब हैं स्कूल में। जैसे सरल रेखा में गति करना, यानी एक सीधी रेखा में चले जाना। दूसरी गति का प्रकार है वृत्तीय गति, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्त में गति करना, गोल गोल घूमना, चाहे वो ऐसे गोल गोल हो, चाहे वो वर्टिकल गोल गोल हो, ऐसी गतियों को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर, सर्किल बना करके घूमना, इस गति को कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ का मतलब गोल रास्ता, तो वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन का कक्षा में घूमना। आपने साइंस में पढ़ा है, छोटे क्लास में पढ़ा आपने, कि जो परमाणु होता है, परमाणु यानी एटम के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो ये कैसी गति है? ये एक वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन है। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है यानी सभी ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं और उनका एक पाथ जो होता है वो लगभग सर्कुलर होता है। तो ऐसी गतियों को भी हम सर्कुलर गति या वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। घूर्णन का मतलब होता है कि किसी अक्ष पर, यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वृत्तीय गति में हम गोल गोल घूमते हैं, लेकिन जो रोटेशनल गति यानी घूर्णन गति होती है, इसमें हम किसी आधार पर गोल गोल घूमते हैं। शब्दों को समझ लीजिए। जैसे पंखा है, पंखा छत वाला पंखा, सीलिंग फैन एक जगह पर टिका होता है और ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो ये क्या है? घूर्णन गति है, क्योंकि पंखा अपने अक्ष, मेरी उंगली को ध्यान दीजिए, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन जैसे साइकिल चलती है तो वो क्या है? वो वृत्तीय गति है। या ग्रह घूमते हैं, वृत्तीय गति है, क्योंकि वो किसी अक्ष में बंधे नहीं घूम रहे हैं। यहाँ पर स्थान का परिवर्तन होता है, समझ लो। वृत्तीय गति में स्थान का परिवर्तन होता है, घूर्णन गति में स्थानांतरण नहीं होता, यानी स्थान का परिवर्तन नहीं होता। जो चीज जहां है, छत में लगा हुआ पंखा जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन छत में जहां लगा है वहीं लगा हुआ घूमता रहेगा। लेकिन साइकिल की पहिया भी गोल गोल घूमती है, मगर वो जगह भी बदलती रहती है। और साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर बैठ करके, ट्रेन पर बैठ करके हम लंबी दूरी का सफर तय कर लेते हैं। तो बिना स्थान का परिवर्तन हुए नहीं, तो स्थान परिवर्तित होता है। किसमें? वृत्तीय गति में। किसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता? घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन में। नेक्स्ट है दोलन गति, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। दोलन, दोलना, हिलना, यानी किसी एक अक्ष के अगल जाना, बगल जाना, अगल जाना, बगल जाना। आपने झूला झूला होगा, झूला टंगा हुआ है, झूले को आपने पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया, झूला इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर गया, फिर यहीं पे आया। यानी झूला हर चक्कर में अपनी मेन स्थिति को, मध्यमान स्थिति को टच करता है, फिर इधर चला जाता है, फिर यहीं पे आता है और फिर इधर चला जाता है। ऐसी गतियों को हम दोलन गति या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जैसे आपने घड़ी के पेंडुलम में और झूले में झूलते हुए बालक को देखा होगा। ये उसकी डेफिनेशन है कि दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदु हो गए, ध्यान दीजिएगा, झूला यहाँ पर था, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ आया, तो दो बिंदु हो गए। तो दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम है और झूला झूलता हुआ बालक है। तो नेक्स्ट जो मोशन यानी गति है वो है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले हम समझते हैं। किसी पिंड का परवलयाकार पथ पर गति करना प्रक्षेप गति कहलाता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी पिंड एक फिक्स वेग से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन उसको पृथ्वी हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है, इसलिए लास्ट में वो परवलय बना करके आकर जमीन को टच कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो ये खिलाड़ी है, तो ये खिलाड़ी यहाँ से गेंद आसमान में फेंकेगा, तो
ये गेंद ऐसे जाएगा और कुछ समय के बाद वापस जमीन को आकर टच कर जाएगा। मान लीजिए ये जमीन है, तो ये जो रास्ता बना धनुष के जैसा, इसी पथ को, इसी मार्ग को हम परवलयाकार पथ या प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो उसी को हम परवलयाकार गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकना। नेक्स्ट है लुढ़कन गति, जिसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। ऐसा आपने बच्चों को लुढ़कते हुए देखा होगा कि बेड पर बच्चे सर के बल लुढ़कते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चा बेड के इस तरफ पे था और अब बेड के अंतिम सिरे की तरफ है, यानी क्या हुआ, स्थान का परिवर्तन हुआ। क्लियर। दूसरा, बच्चा सर के बल गोल गोल घूम रहा है, यानी वृत्तीय गति भी हो रही है। तो घूर्णन गति भी हो रही है और स्थान का परिवर्तन भी हो रहा है। अगर ये दोनों चीजें किसी गति में मौजूद हैं तो उसी को हम बोलते हैं लुढ़कन गति या रोलिंग मोशन। जैसे साइकिल चलती है, साइकिल में चक्का पूरा गोल गोल घूमता है, ये क्या है, घूर्णन गति है। लेकिन स्थान भी बदलता जाता है, साइकिल आगे बढ़ती चली जाती है। तो यानी कि साइकिल के चलने में दोनों मोशन है, इसलिए वो भी क्या है, लुढ़कन गति है। गेंद, क्रिकेट की गेंद जब आप बल्ले से मारते हो तो वो भी मैदान पर लुढ़कती हुई जाती है, तो लुढ़क भी रही है गोल गोल, साथ में जगह भी बदल रही है, यानी स्थानांतरण भी हो रहा है प्लस घूर्णन भी हो रहा है। तो गेंद का लुढ़कना भी क्या है, वो भी एक लुढ़कन गति यानी रोलिंग मोशन है। लास्ट है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। आवर्ती का मतलब है, समझिए, एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी स्थिति को दोहराना। ऐसी गतियों को हम आवर्ती गति कहते हैं, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो अगर कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय के बाद अपनी मूल स्थिति में आ रहा है तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति। जैसे किसी पिंड द्वारा नियत समय अंतराल पर, नियत समय अंतराल कोई फिक्स टाइम होना चाहिए, 1 मिनट बाद ऐसा करेगा, 1 सेकंड बाद ऐसा करेगा, तो नियत समय अंतराल पर अपनी गति की पुनरावृत्ति यानी दोहराना करना ही आपका आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे सरल लोलक की गति। सरल लोलक का मतलब लंगर, जो लंगर बना के आप पतंग लूटते थे। तो अगर हम एक पत्थर ले लें, उस पत्थर में कोई ऐसा धागा बांध दें जिस धागे में ऐंठन ना हो, तो ऐसी बनी संरचना को हम लोलक कहते हैं। उस लोलक को कील में फंसा के और पकड़ के छोड़ दें तो झूले की तरह वो इधर उधर झूलेगा और एक निश्चित समय के बाद अपने इस बीच वाले मध्यमान स्थिति में आता रहेगा। एक बार इधर जाएगा, फिर लौट के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, जैसे मैंने झूले में समझाया था, ठीक है। लेकिन लोलक और झूला अलग होता है। या स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग को पकड़ कर हम छोड़ दें तो स्प्रिंग ऐसे 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 हिलता रहेगा, तो ये भी क्या है, स्प्रिंग भी लोलक की तरह गति कर रहा है। तो ऐसी गतियों को हम आवर्ती या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन नंबर 5 में गति और गति के प्रकार पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये 7 प्रकार भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में और छोटे क्लास के बच्चों को भी अगर आपको पढ़ाना पड़ा तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखा होगा कि जब भी कभी कोई ट्रेन चलती है, रुकने के बाद जैसे ही ट्रेन मूव करती है, बैठे हुए इंसान को पीछे की ओर एक धक्के का एहसास होता है। क्यों? जब भी हम कभी बंदूक चलाते हैं तो गोली निकलने के बाद हमें झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों? कैरम बोर्ड में रखी हुई गोटियां बिना स्ट्राइकर से मारे अपने प्लेस से क्यों नहीं खिसकती? हमारे घरों में रखे हुए सामान अपनी जगह पर यथास्थिति क्यों बने रहते हैं? इन सभी क्यों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन के गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम हम 1 by 1 स्टडी करेंगे और आज तक दुनिया में जितने भी तरह के मोशंस होते हैं यानी गतियां होती हैं, उन सभी प्रकार की गतियों पर न्यूटन के तीनों नियम आरोपित होते हैं। यानी ये नियम यूनिवर्सल है और हमेशा अपने आप में प्रूव्ड है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें न्यूटन की, तो जो न्यूटन का पहला नियम है जिसको हम जड़त्व का नियम या इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी रुकी हुई है तो वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी चल रही है, मोशन में है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। मीन
If any object is in motion, then it will be continued in motion. If any object is in stationary position, then it will be in stationary position unless and until there will be external force can be applied. तो इस नियम को हम बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है. मीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन इट्स पोजीशन. इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं. यानी वो वस्तु वैसी ही बनी रहना चाहती है, तो अपनी ही स्थिति में बनी रहना ही जड़त्व कहलाता है. ऐसे बहुत से हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है कि किसी गाड़ी का अपने स्थान पर रुका रहना. जैसे हम अपनी किसी कार को, बाइक को या अपने किसी भी चीजों को हम कहीं पर खड़ा कर देते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो वो वस्तु वहां पर वैसी ही बनी रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता. सेम ऐसे समझिए कि किसी बंद गाड़ी को, बंद का मतलब जिसका इंजन स्टार्ट नहीं है, बंद है, उस गाड़ी को अगर हमें उसके स्थान से हटाना है तो हमें धक्का लगाना होगा. और धक्का क्या है? बाह्य बल है, यानी एक्सटर्नल फोर्स है. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बस और कार या गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी. यही है न्यूटन का फर्स्ट नियम, यानी जड़त्व का नियम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, घरों में बेड का अपने स्थान पर बना रहना. हम अपने घरों को बहुत सजा के रखते हैं, तो जब घरों में हम हर चीज का एक फिक्स प्लेस होता है, यहाँ फ्रिज रहेगी, यहाँ सोफा सेट रहेगा, यहाँ पर बेड रहेगा, यहाँ अलमारी रहेगी, तो जब हम इन चीजों को उन जगहों पर सेट कर देते हैं और कुछ देर बाद कमरे में वापस लौट के आते हैं, तो क्या वो चीजें अपने स्थान से हटी हुई मिलती हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि वो न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम का पालन कर रही हैं. वो अपने स्थान पर तब तक बनी रहेंगी जब तक उन पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा. ये तो जड़त्व का नियम है. तीसरा एग्जाम्पल, गाड़ी के अचानक चलने पर सवारी को पीछे धक्का लगना. अगर आपने ट्रेन पे सफर किया हो या किसी भी ऐसी गाड़ी पे सफर किया हो, तो जब चलती हुई ट्रेन रुक जाती है और उसके बाद अचानक चलती है तो ट्रेन आगे को मूव करती है, धक्का हमें पीछे की ओर लगता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन गतिशील हो गई और हम विरामावस्था में यानी स्टेशनरी पोजीशन में ही रह गए. तो इसमें क्या हुआ कि हमें एक धक्का लगा. यहाँ पर थर्ड लॉ भी रूल अप्लाई होता है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है कैरम बोर्ड में गीटों का रुका रहना. अगर आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा तो कैरम में जो गीटियां होती हैं वो कैरम के उसी सतह पर रुकी रहती हैं जब तक उस पर हम स्ट्राइकर से कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल नहीं लगाते, तब तक वो उसी स्थान पर रुकी रहती हैं. और अगर न्यूटन के जड़त्व के नियम को, एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, सारे उदाहरण को यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, और आप इतने समझदार हैं कि 4 एग्जाम्पल में ही इस रूल को समझ जाएं. फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने घर पे करके देख सकते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी लें और उसके ऊपर एक कार्ड रख दें, कार्ड का मतलब कागज का मोटा सा टुकड़ा, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें और बहुत तेजी से कार्ड को खींच लें. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी के ऊपर जो कार्ड रखा हुआ है, वो कार्ड यानी वो कागज का टुकड़ा कैसा है, उसको आपने गति दे दी, और सिक्का किस अवस्था में था? गतिमान अवस्था में नहीं था, वो विरामावस्था में था, यानी रुका हुआ था. तो सिक्का में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो सीधे पानी में गिर जाएगा और कार्ड आपका हट जाएगा. ये भी जड़त्व के नियम को पालन करता है. अब हम स्टडी करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम को, जिसको हम संवेग संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं. न्यूटन के जो दूसरा नियम है, इसको हम बोलते हैं संवेग का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इस नियम को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि संवेग संरक्षण क्या होता है. तो संवेग संरक्षण ये कहता है कि किसी भी वस्तु में क्रिया के पश्चात और क्रिया से पहले जितना भी संवेग रहता है वो फिक्स रहता है. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला आया, तो उसमें जो मोमेंटम था, मोमेंटम दोनों में सेम रहेगा, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन सेम रहेगा. अब हम बात करते हैं संवेग की. संवेग वो बल होता है जो किसी वस्तु पर उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है. इसलिए इसका फॉर्मूला है P = m/v. P मीन संवेग, मोमेंटम, तो m मीन द्रव्यमान यानी मास, और इंटू v मीन वेलोसिटी, यानी किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो वेलोसिटी पैदा होगी उसी को उसको हम संवेग कहते हैं. इसको हम F = m/a से भी शो करते हैं, यानी F बराबर बल और m बराबर द्रव्यमान और a बराबर वेग में परिवर्तन यानी त्वरण, जिसको इंग्लिश में आप एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो हम समझते हैं कि संवेग का नियम कहता क्या है, जिसको हम न्यूटन का सेकंड रूल कहते हैं. संवेग परिवर्तन
यानी कि जो उसका मोमेंटम है उसमें जो चेंजिंग आएगी, की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी भी वस्तु पर जो भी हम बल लगाएंगे वो बल जितना होगा उस पर संवेग उतना ही उत्पन्न होगा और उसकी जो दिशा होगी वो बल की दिशा में होगी। इसको अगर हम सरलता से समझिए, दो चीजें एक साथ रुकी हुई हैं और इन दोनों को हमें धक्का देके आगे बढ़ाना है, तो आप जिधर बल लगाओगे चीज तो उधर ही जाएगी ना। अगर हम पूरब की तरफ बल लगा रहे हैं किसी गाड़ी में तो गाड़ी पश्चिम में नहीं बढ़ेगी, गाड़ी पूरब की तरफ ही बढ़ेगी ना। तो संवेग की दिशा किधर होगी? जिधर बल की दिशा होगी। अब दो बातों पे आते हैं कि दो कारें खड़ी हुई हैं और दोनों कारों को हमें धक्का देकर आगे बढ़ाना है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि जिस कार का वजन ज्यादा होगा उसको धक्का देने में, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, जिसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन करने में ज्यादा बल लगेगा, और जिस कार का बल कम होगा उसको धक्का देने में बल कम लगेगा। यही तो ये बोल रहा है कि जो संवेग है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा बल होता है संवेग। और किधर होगी संवेग की दिशा? जिधर बल लगेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बंदूक की गोली से चोट लगना, बंदूक की गोली इतनी सी होती है, उस गोली को अगर हम फेंक के आपको मार दें तो आपको चोट नहीं लगेगी, ना आपकी जान जाएगी। तो बंदूक की गोली से इंसान नहीं मरता, बंदूक की गोली में जो वेग होता है, जो ट्रिगर से वेग पैदा होता है, उस वेग के कारण वो गोली इंसान के शरीर में घुस जाती है। तो ये क्या है? ये भी संवेग है। गोली जितनी भारी होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा तेजी से वो इंसान को जाकर हिट करेगी। चलती गाड़ी रोकने में अधिक बल लगना, अगर कोई गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड में है उसको रोकने में उतना ज्यादा बल लगेगा, और जितनी कम स्पीड में है उसको रोकने में उतना कम बल लगेगा। इसको आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं कि अगर स्पीड से कोई साइकिल हमारी तरफ आए तो उसको रोकना कठिन होता है, अगर धीमी स्पीड से आए तो उसको रोकना आसान है। नेक्स्ट है समान वेग से गतिमान वस्तु में बल का मान भिन्न भिन्न होना। अगर दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में एक स्पीड दे दी जाए, एक ऑब्जेक्ट ए है एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे दी। अब इनमें से अगर हम दोनों को रोकना चाहेंगे तो बल अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के द्रव्यमान अलग हैं। जिसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको रोकने में ज्यादा बल लगेगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको रोकने में कम बल लगेगा, जबकि दोनों की स्पीड सेम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्यमान का फर्क, और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? संवेग के लिए P = m/v, यानी किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो वेग पैदा होगा यानी जो बल पैदा होगा वही संवेग कहलाता है। नेक्स्ट, सीमेंट के फर्श पर गिरने से अधिक चोट। अगर हम समान ऊंचाई से गद्दे पर कूदें, रबड़ के गद्दे पे कूदें, कपड़े के गद्दे पे कूदें तो हमें चोट कम लगेगी, लेकिन अगर हम सीमेंट के फर्श पर कूदेंगे तो हमें चोट बहुत ज्यादा लगेगी। इसका सीधा सा रीजन है कि सीमेंट हार्ड मटेरियल है, इसका वजन बाकी दोनों चीजों की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये है आपके संवेग के नियम यानी न्यूटन का गति का सेकंड नियम। अब हम समझते हैं न्यूटन का जो थर्ड रूल है, तीसरा नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ा बदनाम नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी हिंदी में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का जो थर्ड रूल है ये वास्तविक जिंदगी में भी अप्लाई होता है। अगर हम किसी भी इंसान को तेज से थप्पड़ मारेंगे तो हमें प्यार नहीं करेगा, वो भी हमें तेज से थप्पड़ मारेगा। अगर किसी इंसान से हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमसे प्यार से बात करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, जो देंगे वही मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी किस पे नियम का है? ये भी न्यूटन का थर्ड रूल है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इसलिए इस नियम का नाम है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मीन there is same and opposite reaction for each and every action। जो भी क्रिया होगी उसके ही बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बंदूक से गोली छूटते समय पीछे की ओर झटका लगना।
तो जब हमने बंदूक ली और हमने गोली उसमें से छोड़ी तो गोली किधर गई? आगे। तो बंदूक को झटका किधर लगेगा? पीछे। एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। जितनी तेज गोली जाएगी उतना तेज झटका लगेगा। इसीलिए बड़ी बंदूक चलाते समय लोग कंधे का सपोर्ट लेते हैं और इसीलिए कहावत बनी है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। नेक्स्ट है खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिरना। कभी अगर आपने आपस में रस्सा कसी की हो कि उधर से लोग रस्सी खींच रहे हैं, इधर से आप रस्सी खींच रहे हो, अगर उनमें से किसी ने रस्सी छोड़ दी तो तुम भी पीछे की तरफ गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्शन लग रहा था उधर तो रिएक्शन लगेगा इधर, और जब उधर एक्शन खत्म तो इधर रिएक्शन खत्म और आप मुंह के बल गिर जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। जब हम किसी ऊंचाई से फर्श पर कूदते हैं तो जितनी तेजी से हम फर्श पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उतनी तेजी से फोर्स हम पर ऊपर की ओर लगता है और इससे हमें उतनी ही ज्यादा चोट लगती है जितनी ऊंचाई से हम गिरते हैं। लेकिन अगर कभी आप ऊंचाई से गिरें और जमीन को टच करते ही अपनी बॉडी को रोल कर लें तो जो आप पे फोर्स लगने वाला था वो फोर्स बढ़ जाएगा, आपको चोट कम आएगी। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा। नेक्स्ट है गेंद का रुकते समय हाथ से निकल जाना। कई बार आपने देखा होगा, एक वर्ल्ड कप तो मुझे याद है कि जब पिछला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो पाकिस्तान ने लास्ट कैच लेते हुए उसके हाथ से कैच स्लिप हो गया था बाउंड्री पे पीछे की तरफ। तो ये क्या हुआ कि जब गेंद हमारे हाथों में आती है तो गेंद अगर हमारे हाथों पर टकराएगी तो जितनी स्पीड से वो टकराएगी उतनी स्पीड से हमारा हाथ गेंद पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा और गेंद हाथ से निकलकर बाहर चली जाएगी। इसीलिए जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जब वो गेंद को पकड़ते हैं तो गेंद को टच करते ही हाथ को पीछे कर लेते हैं, जिससे कि जो एक्शन था रिएक्शन कम हो जाता है और कैच के छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम ऐसे ही जब भी कोई क्रिकेटर फील्डिंग करता है और फील्डिंग करते समय आप जिसको आप बोलते हो डाई मारना, तो वो जैसे ही गेंद को पकड़ता है दूर से लपक कर वैसे ही वो रोल अप हो जाता है, गोल गोल घूम जाता है। आपको वो एक्शन लगता होगा लेकिन ये साइंस का रूल है जिससे उनको चोट कम लगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस नियम के न्यूमेरिकल क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पूरी लाइफ तक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, हर समय हर जगह यूज होता है। अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो IIT में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।